हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 16 जनवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट को लेकर है। दरअसल केरला के सीएम ने यह अनाउंस किया है कि जो केरला का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है उसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कोल्लम कहाँ आता है? अगर आप केरला का मैप देखोगे तो ये सदर्न टिप में पड़ता है कोल्लम। अभी बेसिकली ये पूरा कैंपेन है क्या? दरअसल इस कैंपेन का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। इसे लॉन्च किसने किया था? इसे कोल्लम की डिस्ट्रिक्ट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर कैंपेन लॉन्च किया था ताकि स्टेट में केरला स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लिटरेसी बढ़ाई जाए, लोगों को उनके राइट्स को लेकर अवेयर किया जाए, लोगों को उनके ड्यूटीज को लेकर अवेयर किया जाए, लोगों को यह बताया जाए कि हमारे देश में कैसा संविधान है, हमारे देश में संविधान ने हमें क्या दिया है, सेक्युलरिज्म दिया है, हमारे देश संविधान ने आपको डेमोक्रेसी दी है, रिपब्लिक नेचर दिया है। ठीक है, तो ये सब जो प्रियम्बल है उसके थ्रू हमें केरला के लोगों को जागरूक करना था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये हर स्टेट में होना चाहिए, खासकर नदर्न स्टेट में, क्योंकि वहां के लोगों को संविधान के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, उनके राइट्स को लेकर बहुत कम जानकारी होती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी क्या होती है। तो ये उनको एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रह सकते हो। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो संविधान के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है हमारे देश में। इस कैंपेन में हुआ क्या था? 16.3 लाख पीपल जिनकी एज 10 के ऊपर थी, उन्हें एजुकेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके लिए केरला सरकार ने 2200 ट्रेनर्स भी रखे थे जिन्हें सीनेटर्स बोला गया। ये सीनेटर्स क्या करते थे? स्कूल विजिट करते थे, ऑफिस विजिट करते थे, ऑटो स्टैंड जाते थे, ट्राइबल काउंसिल जाते थे, यहाँ तक कि घर घर जाके इन्होंने प्रियम्बल का पेम्पलेट तक बंटवाए हैं ताकि हमारे देश में संविधान के प्रति जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, वो फैलाई जा सके। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने एथिक्स के या फिर आप जीएस 2 में भी आप यूज कर सकते हो, या फिर यूपीएससी डायरेक्टली कॉलम पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंडिया का ट्रेड डेफिसिट को लेकर है चाइना के साथ। ये न्यूज में क्यों है? हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा से रहा है चाइना के साथ में, बट प्रॉब्लम क्या है कि पहली बार जो चाइना के साथ हमारा जो व्यापार घाटा है, जो ट्रेड घाटा है, वो कितना पहुंच गया है? 100 बिलियन। ये फर्स्ट टाइम है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में वो 100 बिलियन पहुंच गया है। और ये 100 बिलियन इसलिए चौंका रहा है क्योंकि भारत ने अभी आत्मनिर्भर भारत की स्कीम लॉन्च करी। ठीक है, कई सारे हम कंपोनेंट हैं, हम कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस स्कीम के तहत। उसके बाद पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कई सारे इंसेंटिव्स दिए कंपनीज को कि आप हमारे देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करिए चीजों को। और तो और कि हमारे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है चाइना के साथ में, वो भी टेंस है। मतलब गलवान क्लैश हो गया, उसके बाद हमने देखा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में क्लैश हो रहा है। ठीक है, इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, इंडिया ने खिलौनों पे बैन लगाया, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम चाइना के इंपोर्ट को रोक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। क्योंकि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट हमारे मार्केट में है ही नहीं। खासकर मोबाइल्स, जितना भी हम मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मोबाइल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे देश में उतना है ही नहीं कि हम हमारे डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उसको कैटर कर सकें। हमारे जो डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो चाइनीज मोबाइल को कम्पीट कर ही नहीं पा रही है। अभी ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? ये एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इसका मतलब जब आप किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो उससे आपको जो कमाई होती है, वो जो कमाई है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू जब आप इंपोर्ट करते हो, जो पैसा खर्च करते हो। मतलब इंपोर्ट में होने वाला पैसा बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट से जो कमाई आपकी होती है वो बहुत कम होती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। और इसी का अपोजिट होता है ट्रेड सरप्लस। ये किसके साथ देखने को मिलता है? ये अमेरिका के साथ देखने को मिलता है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, बट अमेरिका से जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी नेट इनकम है अमेरिका के साथ में ट्रेड में, वो ज्यादा है। तो इसीलिए हम ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के साथ में। बट चाइना से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में देखने को मिलता है। अभी हम इंडिया चाइना ट्रेड को देखें तो $135 का ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में, जिसमें चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 21% बढ़ा है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटा है 37% से। इसका मतलब इतने सारे एफर्ट लेने के बावजूद हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं हमारे इंपोर्ट लिस्ट में। अब इसका नुकसान क्या होता है? एक तो इससे कंट्री की जीडीपी कम होती है, क्योंकि हम अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे तो उससे देश की जीडीपी बढ़ेगी ना। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो जीडीपी ऑब्वियस ज्यादा कम होगी और लोकल करेंसी वैल्यूज कम होगी, क्योंकि हम जब बाहर से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम रुपए में ट्रेड तो करते नहीं चाइना के साथ में। उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जैसे आप मोबाइल फोन अगर आप देश में बनाओगे तो आप अपने देश में रोजगार क्रिएट करोगे, पर अगर चाइना से इंपोर्ट करोगे हमारे देश में रोजगार नहीं आएगा।
तो बेसिकली इसका नुकसान ही होता है ट्रेड डेफिसिट का। अभी ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल क्यों रहा है चाइना के साथ में? क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अभी भी रॉ मटेरियल टाइप की चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, और जो चाइना हमको एक्सपोर्ट करता है वो फाइनल एंड के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, खिलौने हो गए, ठीक है, इस टाइप से चीजें वो एक्सपोर्ट करता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें हम अच्छे हैं, ठीक है, उसके बाद इंडिया की जो फार्मा है, आईटी कंपनीज के जो सर्विस जो सॉफ्टवेयर है वो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि चाइना वो मार्केट एक्सेस हमारे प्रोडक्ट को देता ही नहीं है। और अगर देता भी है तो वो इतना कॉम्पिटिटिव हो नहीं जाता, क्योंकि वियतनाम है, फिलीपींस है, उनको ज्यादा तवज्जो देता है, उनको कस्टमर ज्यादा प्रेफरेंस देता है इंडिया के मुकाबले। दूसरा, इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अभी भी हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। इसके लिए हमने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव की स्कीम भी लॉन्च करी कि आप हमारे देश में अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर करते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, सब्सिडीज देंगे, बट फिर भी अभी तक वो टेक ऑफ कर नहीं पा रही है वो स्कीम। तो ये पूरा रीजन हो गया इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट को लेकर। यूपीएससी डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि ये नंबर फर्स्ट टाइम अचीव हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया चाइना ट्रेड के बीच में 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखा गया है। तो अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को लेकर है। अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चूंकि यूपीएससी जनरली रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है और खासकर ये पूछ लेती है कि पर्टिकुलर रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले भी यूपीएससी ने पूछी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है? बेसिकली ये 1971 में बना था एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो पब्लिक है, प्राइवेट सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके सीईओ हैं, तो ये सब मिलकर बैठ के बात करते हैं, डिस्कशंस होते हैं। और ये जो फोरम है बहुत सारे रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें पता होना चाहिए कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अभी बेसिकली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या है? तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये हर साल जारी होती है। ये बेसिकली ग्लोबल रिस्क को मेजर करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं पर्टिकुलर इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने। तो वो 5 की रिस्क कैटेगरीज में रखता है: इकोनॉमिक रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल रिस्क और टेक्नोलॉजिकल रिस्क। तो ये 5 रिस्क है जो कि पर्टिकुलर कोई देश की इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी फेस कर सकती है। रिस्क को भी उसने 2 टाइप से डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म में जो 2 साल में ओकर हो सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म रिस्क है जो 10 ईयर्स में ओकर हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में किससे रखा जाता है? एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो सकता है रहने का, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज से आप मिटिगेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकता है। तो ये मेजर रिस्क है। तो यूपीएससी बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होता क्या है, इसमें जो 5 रिस्क की कैटेगरी है वो क्या क्या है, और इसे जारी कौन करता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस में अगर आप इसको कोट करोगे तो आप बता सकते हो कि इंडिया में पर्टिकुलर मेजर रिस्क क्या है, कि आपका आंसर थोड़ा सा ऑथेंटिक लगेगा, कि आप बता रहे हो कि हाँ ये रिस्क इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। खासकर डिजिटल इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती है, जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है जैसे चाइना, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये सब जब आप लिखते हो आंसर में और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को कोट करते हो तो आपका आंसर का वेटेज बढ़ जाता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया का ये जो जीएसपी स्टेटस था अमेरिका के द्वारा जो दिया गया था, हमको स्टेटस मिला था, वो अमेरिका ने रिवोक कर लिया था 2019 में। अब इंडिया इस स्टेटस को वापस चाहता है। तो हमें ये जानना है कि आखिर जीएसपी स्टेटस है क्या। देखिए, ये अमेरिका का एक ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम है जो किसके तहत लाया गया था? ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जो अमेरिका का एक्ट है, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, उसके तहत ये ट्रेड प्रेफरेंस सिस्टम का प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इसमें हो क्या रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्री थी, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो कंट्री अगर कोई एक्सपोर्ट करती है तो उनमें कुछ ड्यूटी से वो एलिमिनेट कर दो, ताकि उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, उससे उनके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था ये 119 डेजिग्नेटेड कंट्रीज को मिल रहा था। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था इस पूरे जीएसपी स्टेटस का 2017 तक, क्योंकि 5.7 बिलियन वर्थ का जो एक्सपोर्ट था वो ड्यूटी फ्री था इंडिया के लिए। बस यहीं से एक रिफ्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस था जब वो ट्रेड कर रहा था अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि जब ट्रंप आए थे गवर्नेंस में, वो यही बोल के आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब कि वो इस ट्रेड सरप्लस के साथ खुश नहीं थे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है, जब यूएसए कुछ इंपोर्ट करता है तो कोई काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। खासकर यूएसए के डेयरी और मीट प्रोडक्ट में इंडिया काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। हार्ले डेविडसन का केस उठाया गया था कि इंडिया उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी लगा रहा है। तो इंडिया अपने मार्केट को ओपन नहीं कर रहा है, बट इंडिया हमारे मार्केट में बराबर एक्सपोर्ट कर रहा है जीएसपी स्टेटस का यूज करते हुए। एक नैरेटिव सेट किया गया और फाइनली 2020 में ये स्टेटस अमेरिका ने भारत के लिए हटा लिया, क्योंकि एक ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के साथ में था,
ठीक है। यूएसए को लगता था कि रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है इंडिया। यूएसए की डेयरी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को इंडिया एक्सेस नहीं दे रहा है। इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर देता है। ई कॉमर्स पॉलिसी इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसमें डाटा लोकलाइजेशन इंडिया चाहता है, बट अमेरिका डाटा लोकलाइजेशन नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी नहीं चाहती, जैसे फेसबुक हो गया, वो नहीं चाहती कि वो डाटा इंडिया में आके स्टोर करे, वो डाटा अपने अमेरिका में ही स्टोर करना चाहता है। तो ये रिफ्ट देखने को मिल रहा था। तो ये जीएसपी स्टेटस को भारत के लिए 2019 में रिवोक कर लिया गया। अगर जीएसपी स्टेटस को बात छोड़ भी दें तो भी बायलेटरल ट्रेड अगर देखें इंडिया अमेरिका के बीच में, तो वो बढ़ा है, क्योंकि 119 बिलियन डॉलर था 2021-22 के ट्रेड में, जबकि यही था 80 बिलियन डॉलर 2020-21 में। मतलब एक साल में ये इतना ट्रेड बढ़ गया है अमेरिका के बीच में बिना जीएसपी स्टेटस के। पर जो कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया ये स्टेटस चाहता है, जीएसपी स्टेटस। तो अगर यूपीएससी पूछती है तो यही पूछेगी कि जीएसपी स्टेटस बेसिकली है क्या। तो हमें ये बताना होगा कि एक ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम है अमेरिका का, जो डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्रीज को दिया जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में, तो उनके लिए जो ड्यूटीज होती है वो कम कर दी जाती है या फिर हटा दी जाती है, ताकि उनका एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ सके, इससे उनके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का, जो 2020 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स से पूछा था। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। Second statement है, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideals on which the Constitution is based। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें वर्ड है डिफाइन। तो हमने इस वीडियो का फर्स्ट न्यूज में हमने देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ना ही ये वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी, प्रिजर्व द आइडियाज ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्यों यूज किया जाता है? ताकि आपकी कोई लिबर्टी को स्नैच ना कर सके गवर्नमेंट। आपके पास में जो फ्रीडम है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो गवर्नमेंट स्नैच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारे देश का जो संविधान है वो किस पे डिपेंडेंट है? सेक्युलरिज्म पे डिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंट है, रिपब्लिक पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट कभी भी ये जो आइडियल्स हमारे इसको कमेंट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।